कक्षा 12 के विद्यार्थियों का आज के इस हमारे वीडियो में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। आज आपके सम्मुख मैं आधुनिक कवि कहलाने वाले कुंवर नारायण जी की कविता को लेकर प्रस्तुत हैं, उसकी व्याख्या आपके सम्मुख पेश करना चाहते हैं। कुंवर नारायण जी की भाषा बड़ी साफ स्पष्ट है। स्पष्ट भाषा में अपनी भावनाओं को वो अभिव्यक्त करने में माहिर दिखाई देते हैं और कुंवर नारायण जी का एक काव्य संग्रह है इन दिनों से यह कविता ली गई है। कविता के बहाने कविता को प्रस्तुत करने के पूर्व कविता की विशेषता के बारे में आपके सम्मुख हम अपने भावों को पेश करते हैं। कविता क्या होती है? कविता एक आँख से हंसती है, एक आँख से रोती है। अर्थात कविता में हर प्रकार के रस निहित होते हैं। कभी वह हास्य और विनोद को लेकर वह प्रस्तुत होती है और कभी करुण रस के भावों को लेकर प्रस्तुत होती है एवं कभी कभी या आप कह सकते हैं कि हमेशा वीर रस के भावों को लेकर प्रस्तुत होती है। तो उसका कुछ उदाहरण आपके सामने पेश करना चाहूँगी मैं। जैसे लाल क्षिति पाल छत्रसाल महाबाहुबली, कहाँ लौ बखान करूं तेरी करवाल को, प्रतिभट कटक कटीले केते काटी काटी, काली कासी किला की कलेऊ देती काल को। यह कविता 16वीं शताब्दी में लिखी गई, 16वीं शताब्दी के आसपास, और ये महाकवि भूषण द्वारा रचित है। कवि हमारे सामने नहीं है, लेकिन छत्रसाल महाराज की विशेषता को कविवर भूषण ने अपनी इस कविता में उन्हें अमर बना दिया। तो कविता अजर अमर होती है। जो कविता वास्तविक कविता होती है उसमें अमरता का गुण निहित होता है। ठीक है, इसी प्रकार से भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, तजहु यह रूपा। तो इस कविता में भगवान राम के जन्म काल की बात को गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रस्तुत करके श्री राम के गुण को प्रस्तुत किया और कौशल्या के हृदय को उन्होंने राममय बना दिया। कौशल्या के हृदय को ही नहीं अपितु पूरे संसार को राममय बनाने की उन्होंने चेष्टा कर दी। तो कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ कविता के बहाने नामक कविता को, जो कि कुंवर नारायण द्वारा रचित है, को प्रस्तुत करने वाले हैं, जो कुछ इस प्रकार है। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। यदि वर्तमान समय की बात करें, यह जो कविता के बहाने जो नामक कविता जो पेश उन्होंने की है कुंवर नारायण जी ने, इसके पीछे कारण यह है कि वर्तमान समय में जो युग आपके सामने है वो उसको हम यांत्रिक युग कह सकते हैं। और यांत्रिक युग का तात्पर्य है कि यांत्रिकता, मशीनीकरण हमारे समाज का, हमारे देश का, हमारे पूरे विश्व का होता चला जा रहा है। तो इस मशीनीकृत युग में कविता का भविष्य थोड़ा अंधकार में दिखाई दे रहा है, लेकिन अंधकार में बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि आप लोगों ने
चाहे प्राचीन काल के कबीरदास जी हों, भक्ति काल के तुलसीदास जी हों, मीराबाई जी हों, और वर्तमान समय में आप देख सकते हैं कि कुमार विश्वास की कविताएं पूरे विश्व में पल्लवित और पुष्पित होती दिखाई दे रही हैं। तो कविता का अंत बिल्कुल नहीं हो सकता। कविता की उड़ान तो चिड़िया के पंख की उड़ान के समान है। जिस प्रकार पक्षी अपनी उड़ान को बहुत ऊंचाई तक ले जाता है, ठीक उसी प्रकार कविता की सुगंध, कविता की भावना दिग दिगंत तक फैली हुई है। तो उन्होंने प्रश्न पूछा कि कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, वह पक्षी जो है वह भी जो उड़ान भरती है वो चतुर्दिक दिशाओं में ज़रूर वो उड़ान भरती है, लेकिन उसकी एक सीमा है। किंतु 100 साल पूर्व भी कविता लिखी गई, तो जिसको हम आज पढ़कर पलकर बड़े हुए हैं। तो कविता हमारे भावनाओं का संचार करती है। तो कविता को हमेशा अपने हृदय में समाहित रखना चाहिए और उसका गुणगान करना चाहिए। फिर वो कहते हैं कुंवर नारायण जी, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। कविता जब प्रचलित हो जाती है, लोग उसको खूब सुनते हैं, समझते हैं और उसको आत्मसात करते हैं और उसको याद कर लेते हैं, तो हर पल कविता उनका मार्गदर्शन करती है। चाहे हमारा घर हो, चाहे किसी और का घर हो, हर एक घर में कबीर के दोहे गाए जाते हैं, तुलसी की चौपाइयाँ गाई जाती हैं, कुमार विश्वास के प्रेम संबंधी भावनाओं से युक्त कविताओं को याद किया जाता है, मीराबाई के भजन को गाया और समझा जाता है। तो वह चिड़िया भी इसके अर्थ को समझ नहीं सकती। यानी तात्पर्य यह है कि चिड़िया की उड़ान से भी बढ़कर कविता की उड़ान हुआ करती है। कविता का भविष्य हमेशा उज्जवल होता है। आगे वो कहते हैं दूसरे छंद में, आधुनिक कविता है। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। इन दोनों पंक्तियों में ये बातें कही गई हैं कि कविता जब कवि द्वारा रचित होती है और उसके पश्चात वह पुष्प की भांति वह विकसित होती है। पहले तो कवि अपने अंतर हृदय में भावों को समेटकर कविता को वो रचता है, फिर उसके पश्चात भाषा के माध्यम से वह उसको अभिव्यक्त करता है और तब वह कविता वह पुष्प की भांति प्रस्फुटित होती है, विकसित होती है। लेकिन फूलों का खिलना भी सीमित होता है। 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन तक वह कविता खिली, वह पुष्प अवश्य खिला रह सकता है, लेकिन उसके पश्चात उसके वृंद यानी कि पंखुड़ियाँ झड़कर गिर जाती हैं। इसलिए कविता का खिलना, कविता का विकसित होना और चतुर्दिक दिशाओं में अपनी सुगंध को फैलाना, वह पुष्प भी इसको समझ नहीं सकता। इसलिए कविता का भविष्य वह उज्जवल है। उज्जवल क्या, परमोज्वल है। हाँ, लेकिन कविता यथार्थवादी होनी चाहिए और उसमें लोक हितकारी गुण उसमें निहित होना चाहिए। तभी कविता दिग दिगंत यानी चतुर्दिक दिशाओं में गाई, पढ़ी और समझी जाएगी और देश देशांतर तक उसकी सुगंध फैल सकती है। बाहर भीतर इस घर उस घर, वह जो पुष्प है वह पुष्प की सुगंध की सीमा है। लेकिन कविता के सुगंध की, कविता की व्याख्या की, कविता के भावार्थ की सीमा
असीमित है। हर घर में वह पढ़ी समझी और बोली और गाई जाती है। इसके बाद कवि का मानना है, बिन मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। फूल तो मुरझा सकता है, पुष्प कुछ समय के बाद मुरझा जाता है, लेकिन कविता एक ऐसा पुष्प है जो कि कभी वह मुरझा नहीं सकती। तो कविता में ऐसे गुण निहित हैं। तो आज के युवा पीढ़ी को और बच्चों को इसमें शिक्षा दी गई है, एक संदेश दिया गया है। वो ये संदेश है कि कविता का सृजन भले ही प्रारंभिक दौर में वो तुकांतवादी रचना करनी चाहिए, लेकिन कविता का सृजन होना अवश्य चाहिए। तो वह पुष्प भी कविता के भाव को समझ नहीं सकता। फिर आगे कवि का मानना है कि कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, यानी वो जो कवि जो है वो अपने शब्दों से खेलकर वो कविता की संरचना करता है। ठीक वैसे ही जैसे बच्चे इस घर उस घर दौड़ते हंसते खेलते हैं और हमेशा वो प्रसन्न चित्त रहते हैं। बाहर भीतर यह घर वह घर बच्चे दौड़ते रहते हैं और खेलते रहते हैं। उसी प्रकार और सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। बच्चे जो होते हैं उनकी खेल की कोई सीमा नहीं होती, वो असीम होती है। वो जितना खेलते हैं उससे ज़्यादा खेल को पसंद करते हैं और सोचते हैं कि अपने जीवन में हम कितना खेल लें, क्योंकि खेल ही उनका सर्वांगीण विकास का कारण होता है। ठीक उसी प्रकार कविता भी एक खेल है, बच्चों के खेल के समान, जो शब्दों के द्वारा खेला जाता है, लेकिन वह कविता बहुत ही संवेदनशील हो जाती है और सबके घर में गाई जाती है, पढ़ी जाती है, समझी जाती है और उसको हम याद भी कर लेते हैं। चाहे हिंदी भाषा हो, चाहे संस्कृत भाषा हो और चाहे कोई भी भाषा हो, हर भाषा में कविता का भाव बहुत ही मार्मिक होता है, हास्य और विनोद वाला होता है, करुण क्रंदन की भांति भी होता है। इसलिए कविता कभी समष्टिगत भी होती है, कविता कभी व्यक्तिगत भी होती है। तो कविता का जो मर्म है उस कविता की व्याख्या में छिपा हुआ है। इसलिए कविता के बहाने हम बहुत कुछ इस संसार को संदेश दे सकते हैं, लोगों के दिलों पर राज कर सकते हैं और अपनी भाषा की मर्यादा को हमेशा संभाले रख सकते हैं और कविता सृजन का बीज भी हम लोगों के दिलों में बो सकते हैं। इन्हीं पंक्तियों के साथ आपसे आज मैं विदा लेती हूँ। धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और लाइक करिएगा। धन्यवाद।